हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एवरी सॉफ्टेक। तो आज आपको हम गाइड करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर के बारे में। तो इस सीरीज 2026 में आपको कंप्लीट इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देंगे। एआई भी बताएंगे, आपको प्रोग्रामिंग करना भी सिखाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर बनाना भी सिखाएंगे। इस कंप्यूटर फंडामेंटल में टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको गाइड करेंगे, साथ में हॉस्पिटल डिवाइसेस के बारे में गाइड करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको पढ़ेंगे हम लोग इसमें आगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फादर्स ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज के बारे में जानेंगे। फादर्स कब कब कंप्यूटर बनाया गया उसके बारे में देखेंगे। एवोल्यूशन ऑफ साइज और स्पीड के अनुसार से कंप्यूटर में कौन कौन से चेंजेस किया गया, आईसी वगैरह, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग फिर सुपर कंप्यूटर क्षमता के अनुसार से कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। एक्सटर्नल डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, सारी केबल्स के क्या यूजेस है, केबल कैसे इंसर्ट किया जाता है, टोटल चीज इन्फॉर्मेशन आपको स्लाइड में देंगे। और आपको टाइप्स ऑफ मॉनिटर के बारे में गाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे CRT, LED, LCD सब सारे जो भी यहाँ पे मॉनिटर है, मॉनिटर के बारे में गाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में गाइड करेंगे, कौन से प्रिंटर है, क्या नाम है, इसका यूजेस क्या है, वो गाइड करेंगे। लैपटॉप और यहाँ पे कैसे लैपटॉप कॉन्फ़िगर यानी सेटअप किया जाता है, इस राउटर वगैरह सब क्या है, सारा डिवाइसेस के बारे में आपको हम गाइड करेंगे। आपको बताया थे कि हॉस्पिटल डिवाइसेस के बारे में गाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे CT स्कैनर की यूज क्या होता है, MRI मशीन का क्या यूजेस है, अल्ट्रासाउंड का मशीन का यूजेस क्या है, ठीक है, पेशेंट मॉनिटर क्या है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन का यूजेस क्या है, टोटल चीज आपको हम बताएंगे। पल्स ऑक्सीमीटर मशीन, जितना भी डिवाइसेस यूज होता है हॉस्पिटल में, आपको सारी चीज आपको हम गाइड करेंगे। लेसन नंबर 2 में आपको हम बताएंगे इंटरनल पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में आपको गाइड करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं कंप्यूटर को। व्हाट इज कंप्यूटर? एक कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन टास्क दैट रो डाटा एंड इनपुट फ्रॉम the user process it using a set of interaction. What is computer? कंप्यूटर क्या है? एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, यहाँ पे इसको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहने का मतलब है एक प्रोग्रामिंग से चलता है और रॉ डेटा इनपुट किया जाता है, उसके बाद प्रोसेसर है जो क्या करता है उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है वो आउटपुट रिजल्ट देता है। तो ये कैसे काम करता है? तो इसमें प्रोग्राम जब भी कंप्यूटर होता है तो उसमें एक इंटरेक्शन का मतलब इसमें एक प्रोग्रामिंग किया रहता है। जैसे आपने कैलकुलेटर यूज किए होंगे तो कैलकुलेटर में जो भी फंक्शन दिया होगा, अगर आप मार्केट से कोई कैलकुलेटर लेकर आए, उस कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन नहीं है तो आप परसेंटेज नहीं कर पाइएगा, या परसेंटेज का साइन है लेकिन वो परसेंटेज प्रोग्रामिंग वर्क नहीं कर रहा तो नहीं कर पाइएगा। मतलब ये होता है कि पहले से ऑलरेडी कंप्यूटर में प्रोग्राम को कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप यूजर काम करता है। ऐसा नहीं है कि अपने अनुसार से काम कीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे कि कोई भी आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद कुछ अलग अलग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, कुछ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ ऑप्शन नहीं होता, तो लगता है कि उस वाला सॉफ्टवेयर में ऑप्शन था, तो जो ऑप्शन यानी प्रोग्राम में जो ऑप्शन रहेगा वही आप कर पाइएगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे की फंक्शन, कंप्यूटर के की फंक्शन होता है, काम करने का फंक्शन होता है। क्या है? कंप्यूटर टाइपिकली परफॉर्म दीज 4 बेसिक स्टेप। कंप्यूटर है जो 4 स्टेप में काम करता है। पहला लेता है इनपुट। इनपुट कहने का मतलब है कि जैसे कुछ भी डेटा, अगर आप कंप्यूटर में देखिए बुतरुआ जो है यहाँ पे, बुतरुआ जो है क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से कोई भी चीज को इनपुट करेगा। जैसे इनपुट करने के बाद फिर क्या होगा, चला जाएगा किसके पास? CPU के पास, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रहे कि CPU यानी कि CPU का कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है? CPU होता है, जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एज द ब्रेन ऑफ हैंडल कैलकुलेशन, जितना भी कैलकुलेशन कौन करता है? CPU करता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि CPU का ब्रेन कौन सा होता है, तो बोलिएगा क्या? ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, इसको आप ध्यान में रखें। फिर क्या कर, इनपुट करने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद फिर क्या करेगा उसको, प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा? आउटपुट। यानी आउटपुट कहाँ पे आएगा? तो आउटपुट डिवाइसेस के पास आएगा, जैसे कि मॉनिटर लगा होगा आपके पास, ठीक है, स्क्रीन यानी कि लैपटॉप होगा तो स्क्रीन पर आपको क्या हो जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। या ऐसा आप कुछ भी एडिटिंग किए हैं, वॉइस एडिटिंग की है, तो आपको स्पीकर में भी आउटपुट आएगा, या प्रिंटर लगा तो प्रिंटर में आउटपुट आएगा। आप किस प्रकार का डेटा था उस पर डिपेंड करेगा। फिर आता है स्टोरेज, सेविंग इंफॉर्मेशन द फ्यूचर यूजर्स। अगर स्टोरेज नहीं कीजिएगा तो बाद में इसको नहीं देख पाइएगा, तो आप जब आउटपुट आ जाता है तो लगता है कि हाँ ये ठीक बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, जिसको हम सेव कर लेते हैं। जैसे सेव करते हैं तो कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी के पास चला जाता है। लेकिन पहले जो वर्क होता है कहाँ होता है? प्राइमरी मेमोरी के पास वर्क होता है। कहाँ होता है? प्राइमरी मेमोरी के पास वर्क होता है। तो प्राइमरी मेमोरी किसको बोला जाता है? रैम को बोला जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम लोग प्रॉपर रैम के बारे में जानेंगे। रैम का टैब्स क्या होता है? DDR1, DDR2, DDR4, इस तरह से रैम का टैब होता है, तो आपको उसका रैम का स्पीड भी होता है, उसको आपको गाइड करेंगे। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। और फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज। उनका जन्म हुआ था कब? 26 दिसंबर 1791 ईस्वी को, और उनका लास्ट डे जो रहा 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी को। कंप्यूटर में ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में सिर्फ चार्ल्स बेबेज का ही हाथ रहा,
और भी लोग थे। चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था, आपसे पूछा जाएगा कि चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था। एनालिटिक इंजन, यानी कि बोले थे ना ALU, एनालिटिक इंजन कैलकुलेशन सिस्टम उसने बनाया थे, जो कि 1833 से 1837 तक उसको यूज किया गया था। फादर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात किया जाता है। मॉडर्न कंप्यूटर आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं? मॉडर्न कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले कंप्यूटर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, डॉस कमांड पर चलता था, कमांड आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा अलग था। मतलब हम लोग एक नॉर्मल यूजर, हम लोग जो आज के डेट में बच्चों को भी देते हैं तो भी चला लेता है, गेम वगैरह ओपन कर लेता है, वीडियो वगैरह प्ले कर लेता है। तो वो ये सारा चीज कब हो रहा है? मॉडर्न कंप्यूटर में हो रहा है। एलन ट्यूरिंग ने 23 जून, उनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1912 को, और उनका जो लास्ट डे रहा 7 जून 1954 को। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई। कौन सा मशीन बनाई थी? ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, जिसको हम लोग AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, याद रखिएगा। आज के डेट में AI बहुत ज्यादा ट्रेंड पर चल रहा है और AI आज के डेट में हर लोग को सीखना चाहिए। AI आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काम, पहले का जो वर्क होता था ना, AI नहीं था तो काम को, अगर एग्जाम्पल हम बताएं तो आज के डेट में अगर आपको AI नहीं आ रहा है और आपको एक्सेल में कैलकुलेशन करना, फार्मूला अप्लाई करना, तो आप मैनुअल अप्लाई कीजिएगा तो आपको एक्सेल में वर्क करने में लगभग 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है। अब जब इस तरह से AI से यूज कीजिएगा कि हाँ देखिए इस प्रकार से डेटा है, AI कमांड दीजिए, आपको सारा चीज कैलकुलेशन करके लाइसेंस करके दे देगा। तो आपको AI सीखना चाहिए। तो आपको हाँ, जो आप जब एडवांस से, यानी कि अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, जब हम लोग एडवांस से पढ़ेंगे तो AI से कैसे, जब एक्सेल हम लोग पहुंचेंगे तो AI से कैसे एक्सेल का यूज किया जाता है वो भी चीज आपको हम गाइड करेंगे। फिर आता है फादर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, जिसको बोला था PC का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। एडवर्ड रॉबर्ट ने 13 सितंबर, उनका जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर 1941 को, और उनका लास्ट डे कब रहा? 1 अप्रैल 2010 को। उन्होंने पहले कॉमर्शियल पर्सनल कंप्यूटर बनाया अल्टेयर, जिसका नाम क्या था? 8800, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फादर्स ऑफ इंटरनेट, फादर्स ऑफ इंटरनेट, आज के डेट में इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो सोचिए कि कुछ वर्क नहीं कर पाइएगा, लेकिन कुछ तो है ही नहीं मोबाइल में। तो इंटरनेट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के बिना बैंक नहीं ओपन होगा, या सोशल मीडिया भी आप उसको नहीं चला सकते, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जितना कि पैसा वगैरह ट्रांजेक्शन होता है, सारा बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ATM कार्ड से विड्रॉवल करते, फोन पे करते हैं, इंटरनेट आपके पास नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब आज के डेट में सारा डिवाइसेस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तभी इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फादर्स ऑफ इंटरनेट, विंट सर्ट ने 23 जून 1943 ईस्वी को उनको जन्म हुआ था। उन्होंने TCP IP प्रोटोकॉल बनाया, यानी कि एक ऐसा IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक IP होता है। सारा आप लोग जो मोबाइल वगैरह या कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे होंगे तो सबके पास एक यूनिक IP होगा, ठीक है। यूनिक IP कहने का मतलब होगा कि सबके फोन, जितना अगर अभी हम कंप्यूटर पर, अभी अगर आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, आप फोन पर देख रहे होंगे, लैपटॉप से देख रहे होंगे, तो आपके पास एक यूनिक IP एड्रेस होगा। उसी के IP अनुसार से मेरे पास पहुंच पा रहा है। जितना भी डिवाइसेस सब यूज कर रहे हैं इंटरनेट पे, सारे के पास एक यूनिक IP एड्रेस होता है। आपको इंटरनेट पढ़ाएंगे, बेसिक इंटरनेट, एडवांस में चलेंगे। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, कैसे इंटरनेट आता है, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, कैसे डेटा को एक्सेस किया जाता है, टोटल आपको इंटरनेट पढ़ाएंगे तो आपको गाइड करेंगे। फिर आता है प्रोग्रामिंग की बात किया जाता है। फर्स्ट प्रोग्रामर, सबसे पहले प्रोग्राम कौन लिखे थे? आज जो हम लोग जो प्रोग्रामिंग की बात करें, कोड जो लिखते हैं, पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, C# हो गया, C++ हो गया, C हो गया, जो भी लैंग्वेज आज हम लोग पढ़ते हैं एडवांस में, तो पहले प्रोग्रामिंग कौन लिखे थे? 1840 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें प्रोग्रामिंग जो था कौन लिखे थे? लैवलेस। उनका जन्म हुआ था 1815 में, और उनका जो लास्ट रहा कितना? 1852, ठीक है। ये एक महिला थी जिन्होंने चार्ल्स बेबेज की मशीन के लिए पहले एल्गोरिथम लिखा था, यानी पहला प्रोग्राम कौन लिखे थे? यहाँ पे आधा लैवलेस लिखे थे। जो चार्ल्स बेबेज एनालिटिक जो मशीन बनाए थे ना, उसके लिए प्रोग्राम लिखे थे, कैलकुलेशन करता था मशीन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखिएगा कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे? आधा लैवलेस, ठीक है, इसको याद रखना। एवोल्यूशन ऑफ साइज, स्पीड और जनरेशन। अब जनरेशन की बात किया जाता है तो कंप्यूटर आज के डेट में जनरेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया पहले का अपेक्षा इतना आगे, इतना जल्दी आगे बढ़ रहा है ना कि AI आ गया, छोटा टेक्नोलॉजी आ गया, एक चिप में कितना सारा चीज उसमें कनेक्शन कर दिया था ताकि सारा वर्क कर पाता है। तो आज के डेट में साइज और स्पीड के अनुसार से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की बात किया जाता है, ठीक है। तो 1940-1956 तक में जो भी मॉनिटर था, यानी कि जो भी कंप्यूटर था, ठीक है, उसमें वैक्यूम टूच का यूज किया गया था। देखिए वैक्यूम टूच इस तरह का इसका इमेज है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेमोरी स्टोरेज में क्या था? मैग्नेटिक ड्रम था। लेकिन आज के डेट में क्या आ गया? मेमोरी कार्ड आ गया, CD कैसेट आ गया,
मैग्नेटिक स्टोर आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, अब तो SSD आ गया, NVMe, अब हाई स्पीड का एक मेमोरी का स्टोर करने का एक डिवाइसेस आ गया। बहुत बड़ा था, यानी कैमरे के अनुसार से जितना आपके पास रूम है रहने का उससे बड़ा भी था कंप्यूटर, क्योंकि उसका पार्ट्स भी बहुत बड़ा बड़ा था, तो कंप्यूटर भी बहुत बड़ा था और वो ज्यादा हीट होता था, उसको AC रूम, क्योंकि बहुत बड़ा मशीन था तो पावर भी बहुत ज्यादा लेता था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब था। तब सेकंड जनरेशन आया, जब सेकंड जनरेशन आया तो 1956 से लेकर 1963 तक चला, जिसमें ट्रांजिस्टर का एंट्री आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी तक। अब मैग्नेटिक की बात करें तो मैग्नेटिक कोर आ गया है, ठीक है, उससे ज्यादा यानी कि अब ज्यादा स्टोर कर पाता है, छोटे तेज और सस्ते हो गए। कब? जब ट्रांजिस्टर आया तो, ठीक है ना, फर्स्ट के मुकाबले बहुत छोटा और तेज हो गया। फिर उसके बाद आया थर्ड जनरेशन में, जिसको बोला जाता है 1964 से लेकर 1971 तक चलाया गया, इसको बोला जाता है IC। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसको याद रखिएगा। आईसी का फुल फॉर्म, कोई जैसे कि मोबाइल खराब होता है तो बोलता है आईसी खराब हो गया, तो आईसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है क्या? उसमें कई आईसी मिलाकर एक बहुत सा आईसी यानी बहुत सा ट्रांजिस्टर मिलाकर क्या बना दिया गया, इसको आईसी एक नाम रखा। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बहुत सी मिला देना, यानी बहुत सी मिलाकर एक आईसी को तैयार किया गया। तैयार करने के बाद क्या हो गया, फिर इसमें आ गया मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जिसको बोलता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और कीबोर्ड मॉनिटर का इस्तेमाल शुरू हो गया। कब? जब आईसी आया तब, यानी कि जब आईसी आया तो कंप्यूटर बिल्कुल छोटा हो गया। अब जितना भी हम लोग यूज करते हैं ना आईसी वगैरह कंप्यूटर का, आप यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं, यानी थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर कीबोर्ड माउस की तरह मॉनिटर की तरह अच्छे ढंग से हम लोग यूज करना लग गए। उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में 1971 में प्रेजेंट तक अभी तक चल रहा है, जिसको नाम है क्या? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर देखिए इस प्रकार से दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना छोटा छोटा है। तो इसमें देखिए कितना सारा लेग है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से आईसी है, लेकिन ये आईसी को मिलाकर, इतना सारा आईसी मिलाकर क्या बना दिया गया यहाँ पे? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है आज के डेट में बहुत पावरफुल हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सा इसमें आईसी होता है ना, आईसी को मिलाकर एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। इसी को बोला जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। आज जो रैम जो यानी कि हम लोग रैम जो हो गया सेमीकंडक्टर से बना होता है, रैम का स्पीड भी अब ज़्यादा हो गया, ठीक है। आप ज़्यादा वर्क भी करते हैं। अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये सारा अभी जब तक अभी रिकॉर्ड करें तब तक रैम से हो रहा है। रैम अगर खराब रहेगा, रैम कम रहेगा तो लैग करेगा मेरा वीडियो, रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर वीडियो 1080 में रिकॉर्ड करना है तो रैम बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, और कम से कम आपको प्रोसेसर i3 के 30 जनरेशन तक होना चाहिए। आज के पीसी और लैपटॉप बहुत तेज हो गया, क्योंकि आज जो भी आप यूज कर रहे हैं आज के डेट में मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, तो आज का इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो भी आप कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें अब आ गया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें होता है CPU, AI मतलब ये भी एक दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन अभी CPU को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, अपग्रेड करके AI में कर दिया गया। यानी कि AI जो आपको पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। और स्टोरेज की बात करें तो ऑप्टिकल क्लाउड स्टोरेज हो गया। ऑप्टिकल क्लाउड स्टोरेज का मतलब आपको पता होगा, ऑप्टिकल का मतलब होता है एक रे होता है। तो अगर इंटरनेट आप कनेक्शन लिए होंगे घर में, तो एक जो वायर जो इंटरनेट द्वारा जो आता है, तो एक ऑप्टिकल वायर होता है, उसमें एक लाइट होता है, लाइट के माध्यम से इंटरनेट ट्रेवल करता है। तो इसीलिए क्या हो गया, ज्यादा फास्ट डेटा को एक्सेस करना, डेटा को सेंड करना फास्ट हो गया। रोबोट वॉइस रिकॉग्निशन, चैट GPT सारा जो आ गया AI पर ही वर्क करता है। तो आज के डेट में जितना भी सिस्टम वगैरह खरीदेगा, नया PC लीजिएगा, लैपटॉप लीजिएगा, जिसमें AI का फीचर होगा, वॉइस वगैरह भी रिकॉर्डिंग कीजिएगा ना, तो उसमें आपको ऑटोमेटिक नॉइज कैंसलेशन का ऑप्शन रहता है, आपको वॉइस को अच्छे क्लियर कर देता है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक के हिसाब से साइज को कंप्यूटर के कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, याद रखिएगा टेक्निकल के हिसाब से, ठीक है। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। पहला हो गया एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कहने का मतलब हो गया प्रोसेस कंटिन्यूअस डाटा सच एज ए फिजिकल क्वांटिटीज, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर यूजिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल। जितना जो है सारा किस सिग्नल में देता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में देता है। जैसे कि एग्जांपल में अभी अगर जो लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिक सिग्नल का मतलब क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है कि ऐसा सिग्नल भेजता है, ठीक है, उस सिग्नल के माध्यम में आप तो कुछ भी मैसेज जो आता है ना, तो लिखा हुआ आता है, जैसे हाई लिखे, गुड मॉर्निंग लिखे, तो वो सारा जो हो गया डिजिटल हो गया। अगर आप एनालॉग से कंप्यूटर से भेजेगा तो एक सिग्नल जाता है, देखिए जैसे सिग्नल का मतलब है कि ऐसा कुछ एक सिग्नल बन गया, अच्छा ये इस तरह का है तो इस तरह का डेटा होगा। या लाइट के माध्यम से एग्जाम्पल समझिएगा, हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग ट्रेन का रेलवे ट्रैफिक वाला देखे होंगे सिग्नल वाला, उसमें 3 सिग्नल होता है, एक रेड होता है, एक येलो होता है, एक ग्रीन होता है। तो तीनों का मतलब अलग अलग होता है। रेड का मतलब होता है गाड़ी को नहीं चलाना है, आगे कुछ खतरा है, आपको आगे बढ़ना नहीं है। तो एक तरह से क्या दे रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक एनालॉग हमें भेज रहा है, एक सिग्नल है, एक तरह से एक सिग्नल दे रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल दे रहा है कि आपको आगे नहीं जाना है, येलो है तो ठीक है, लाइन
ठीक है, फिर भी आप धीरे धीरे जा सकते, ग्रीन से बिल्कुल लाइन क्लियर है। तो एक तरह से ऐसा सिग्नल जाता है। और दूसरी बात है कि जहाँ पे इंटरनेट वगैरह नहीं है, कुछ ऐसा जहाँ पे ज़्यादा, देखिए यहाँ पे लिखा गया टेम्परेचर प्रेशर को मापने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। पहाड़ी इलाका वगैरह में हम लोग एनालॉग कंप्यूटर, समुद्री में गए थे एनालॉग। अब समुद्री में कहाँ मिलेगा, अगर समुद्र में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ बहुत दूर, मतलब वहाँ पे इतना पानी होता है कि दूर दूर तक किनारा नहीं दिखता है। अब बीच में चले गए तो वहाँ पे आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा, तो आप कैसे जानिएगा कि वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो क्या एनालॉग कंप्यूटर आपको यूज करना पड़ेगा। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब आपको होता है क्या है कि इस तरह से आप आकाश में सिग्नल छोड़िएगा, सिग्नल ऊपर में जाएगा तो लोग को लगेगा कि हाँ कुछ वहाँ पे कुछ है, ठीक है, तो उसके मदद से आपको हेल्प मिलेगा। तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज ये होता है। डिजिटल कंप्यूटर की बात किया जाता है तो प्रोसेस डिस्क्रीट डाटा रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग बाइनरी डिजिट नंबर में क्या करता है, वो दिखाता है। जैसे कि 0 जो हो गया कौन से सिग्नल हो गया, 1 हो गया कौन से, तो 0 हो गया ऑफ सिग्नल हो गया, और 1 हो गया जो ऑन सिग्नल हो गया। अब जितना भी कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर जो होता है, हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ेंगे, जितना भी हम लोग जो इमेज होता है, फोटो होता है, ठीक है, म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, तो सारा जो किस में होता है, सारा जो होता है 0 और 1 में होता है, 0 1 का फॉर्म होता है। अगर कोई इमेज बनाए, ठीक है, जैसे कि बुतरू बना दिए, अब ये जो बुतरू हमको दिख रहा है लेकिन जरूर, लेकिन प्रोसेसर के अंदर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 के माध्यम से फिर मेरे डिस्प्ले पर ऐसा इमेज दिखा रहा है। और अभी हम इमेज बनाए हैं ना, अभी किस पर है, रैम के पास है। अभी स्टोर इसको नहीं किए, इसको सेव नहीं किए। अगर यहाँ से उसको अनसेव कर देंगे तो बिल्कुल सेव नहीं होगा। तो जो भी वर्क कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, तो टेम्प्रोरी होता है, किसके पास होता है, रैम के पास होता है, भी आप याद रखिएगा। और लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, अब क्या करें, लॉजिकल भी वर्क कर रहा है ऑपरेशन, यानी कि अर्थमेटिकल भी कैलकुलेशन भी करता है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर, आज के डेट में हम लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना आपको। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब होता है कि ऐसा कुछ मैसेज हो गया, वीडियो हो गया, सारा चीज आप डिजिटली के रूप में देख रहे हैं। इस एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास फोन होगा, एंड्रॉइड फोन होगा, एंड्रॉइड फोन में जो बैटरी बैकअप जो दिखाता है, पहले वाला जो एनालॉग था, पहले जो एनालॉग नोकिया वगैरह का आता, तो उसमें इस तरह से बैटरी का यहाँ पे सिंबल होता था। लेकिन अब जो होगी आपको बताएगा कि 10% बैटरी है, 20% बैटरी, तो आपको लिख कर बता रहा है आपको, ठीक है, डिजिटली रूप में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात किया जाता है तो कंबाइन द बेस्ट फीचर द बोथ ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर को मिलाकर बनाया गया, उसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। डिजिटल यूटिलाइजिंग कंटिन्यूअस सिग्नल फॉर द प्रोसेसिंग एंड डिजिटल कंपोनेंट फॉर द कंट्रोल एंड एक्यूरेसी। अब जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, जो बिल्कुल जो भी इंफॉर्मेशन देता है परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ देता है, एकदम परफेक्ट, यानी कि संभावना वाली नहीं देता, आपको जो लिख दिया जो प्रॉपर बिल्कुल सच है तो सच है। लेकिन एनालॉग में क्या होता था, एनालॉग में प्रॉपर सिग्नल नहीं होता था। एग्जांपल में जैसे कि अभी हम बताए थे कि रेलवे लाइन का जो भी सिग्नल होता है रेड है, तो ऐसा नहीं है कि लाइन ही टूटल होगा, ऐसा नहीं कि कुछ और ही प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम पता प्रॉपर नहीं है, लेकिन बस हमको कहा गया कि रेड है तो आपको रुकना है, ठीक है। तो ये हो गया एनालॉग इन्फॉर्मेशन। लेकिन डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया, देखिए इस प्रकार से ब्रिज टूट गया, इस प्रकार से उसका पटरी को टूट गया, तो आपको यहाँ से डिजिटली एक वीडियो भेजा जाएगा ताकि उसको आप डिजिटली आप देख पाइएगा। तो हाइब्रिड क्या कहता है, दोनों इसमें होता है। अगर आप कभी देखिए यहाँ पे पीसी लगा हुआ, जब कंप्यूटर को ऑन कीजिएगा तो एक पावर रेड जलेगा, यानी कि पावर एक लाइट जलेगा रेड कलर का, तो इससे पता चलता है कि कंप्यूटर ऑन है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कंप्यूटर ऑन है, ठीक है। और डिजिटली में मॉनिटर पर आपको जो भी होगा, मॉनिटर पर वॉलपेपर वगैरह लगाए होंगे, आइकन वगैरह दिखेगा, तो क्या हो गया, डिजिटल हो गया। तो यानी कि इसमें एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। तो जब एनालॉग और डिजिटल दोनों मिक्स है तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे। बात है सुपर कंप्यूटर वगैरह, अब इसमें क्षमता के अनुसार से कंप्यूटर को भी, ठीक है, 4 भाग में बांटा गया है। तो जब मार्केट में पीसी लेने जाते हैं तो होता क्या है कि बोलते हैं कि हमें एक कंप्यूटर खरीदना है, तो कंप्यूटर खरीदना है तो वो दुकान वाला आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर में करना क्या है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में गए भैया एगो हमको लैपटॉप दे दीजिए, हमको लैपटॉप लेना है। तो लैपटॉप लेने से पहले आपको ये सोचना होगा कि लैपटॉप पर काम क्या करना होगा, काम के अनुसार से आपको कन्फिगरेशन में लेना होगा। कन्फिगर का मतलब होता है कंप्यूटर का क्षमता, यानी कि लैपटॉप वगैरह लीजिए उसका क्षमता क्या है, किस प्रकार को काम कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रहना है, ऐसा नहीं सिर्फ जाकर मार्केट में जाकर कंप्यूटर ले लीजिएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी से आप थोड़ा सा उसमें गाइड कर लीजिएगा, गाइड ले लीजिएगा कि बताइए हमको वीडियो एडिटिंग करना है, गेम खेलना है, ठीक है, लाइव वीडियो क्रिएट करना है, सारा चीज़ आपको इसी बताइएगा। तो आपको जो जिनको जानकार होगा कंप्यूटर के बारे में तो आपको गाइड कर देंगे कि हाँ आपको इतना प्रोसेसर तक आपको सिस्टम को लेना होगा। आपको इस पर आपको हम वीडियो बना देंगे, आपको कौन सी जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर लाइव जा रहे हैं, फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं, एक साथ मल्टीपल लाइव जा रहे हैं, इवेंट को चला रहे हैं, तो आपको कौन से पीसी लेना होगा, कौन से प्रोसेसर होगा, कौन से आपको रैम लगाना चाहिए एसपीडी के अनुसार से, कितना रैम होना चाहिए, ठीक है, कौन से जनरेशन का प्रोसेसर होगा, कौन से हार्ड डिस्क लगाना चाहिए या कौन से स्टोरेज डिवाइस लगाना चाहिए, आपको उसमें हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपको हम गाइड करेंगे।
सुपर कंप्यूटर की बात किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन वेरी हाई स्पीड होता है, क्योंकि बहुत से सीपीयू को मिलाकर एक काम को करता है तो बहुत हाई स्पीड होता है। सुपर कंप्यूटर के बड़े बड़े काम में किया जाता है वेरियस एप्लीकेशन एरियस वेयर सुपर कंप्यूटर इज यूज आर द वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। फ्लूइड मशीन वगैरह में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में यूज किया जाता है, पेट्रोलियम एक्सप्लोर में, यानी कि बड़े बड़े कार्य के लिए इसको सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। क्रिकेट वगैरह में देखते हैं कि क्रिकेट वगैरह में भी सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। बड़े बड़े मौसम वगैरह पता लगाना है तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का, कोई न्यूक्लियर से कोई धातु को पता लगाना है तो वहाँ पे क्या आपको यूज करना होगा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत पावरफुल होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जितना बड़ा बड़ा ऑपरेशन ठीक होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़ा कार्य होता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो सुपर कंप्यूटर थोड़ा सा छोटा होता है और इनके बैकिंग मैनेजिंग मिलियंस ऑफ कस्टमर अकाउंट एंड एटीएम ट्रांजेक्शन। आज जो हम लोग जो भी बैंक आपके पास होगा, कोई भी अकाउंट होगा, एसबीआई का होगा, ठीक है, यूनियन का होगा, पंजाब का कोई भी अकाउंट होगा, तो सारा का मैनेज करने के लिए एक कंप्यूटर होता है जिसको बोला जाता है सर्वर। वो सारा डेटा जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं ना, आज पैसा विड्रॉबल किए, बैलेंस इंक्वायरी किए, बहुत लोग हैं, सबके पास अकाउंट है तो कितना लोग सब चेक करता होगा, तो सबके पास जो भी इंफॉर्मेशन आता है तो सारा इंफॉर्मेशन का मैनेज कौन करता है, यहाँ पे मेनफ्रेम कंप्यूटर करता है, ठीक है ना। मिलियन कस्टमर के अकाउंट को हैंडल करता है, यानी कि एटीएम से हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, ईपीयू चला रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर वहाँ पे लगा रहता है सर्वर के रूप में। सर्वर आपको पढ़ाएंगे सर्वर होता है क्या एक्चुअल में, सर्वर समझ जाएगा तो आपको सभी ये चीज भी समझ में आएगा कि कैसे सोशल मीडिया काम करता है, कैसे यूट्यूब काम करता है, कैसे फेसबुक काम करता है। सर्वर जो आपको पढ़ाएंगे ना, बहुत बेहतरीन तरह से आपको सर्वर को हम गाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम खुद का घर का एक सर्वर बनाए हैं, ठीक है। अपने मेरे पास एक 1 TB का हार्ड डिस्क था तो उससे हम सर्वर बनाए, ठीक है। हम सर्वर कैसे बनाया जाता है वो भी आपको हम गाइड करेंगे। गवर्नमेंट प्रोसेसिंग से सेंसस डाटा, बहुत से गवर्नमेंट का डाटा होता है, डाटा को ठीक है एनालिसिस करना हो गया, टैक्स रिकॉर्ड करना होगा, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट वगैरह को, जैसे पेटीएम वगैरह हम लोग फोन पे वगैरह यूज करते हैं, वो सारा चीज को हैंडल करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए कौन सा यूज करता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। सर इसमें बताइए कि मेनफ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, यानी कि ये बस एक कन्फिगर का अंतर है। कन्फिगर का मतलब इसमें ज्यादा पावर है, इसमें कम पावर है, तो पावर के अनुसार से इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर। अब आता है मिनी कंप्यूटर। अच्छा बोलिए मिनी कंप्यूटर क्या है। मिनी कंप्यूटर आर जनरली यूज द बिजनेस एनवायरनमेंट एज द सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर और एज द नेटवर्क सर्वर, ठीक है। इसको नेटवर्क सर्वर के लिए यूज किया जाता है, बिजनेस के इसको यूज किया जाता है, जैसे कि आप टैली वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपना बिजनेस के मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हैं तो आपके पास मिनी कंप्यूटर होना चाहिए। सरकारी दफ्तर में भी इसको यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर में है क्या कि इसमें रैम ज्यादा होगा, प्रोसेसर ज्यादा होगा, इसके पास स्टोरेज करने का डिवाइस स्टोरेज करने का मेमोरी ज्यादा होगा। तो ये कन्फिगर, सारा कन्फिगर में अंतर है, सारा कंप्यूटर ही है, बस कन्फिगर में अंतर है। जैसे आप बाइक लेने जाते हैं तो सीसी होता है, बाइक में क्या होता है 150 सीसी गाड़ी लिए, तो जो भी गाड़ी में जो भी सीसी आता है तो क्यूब के अनुसार से उसका कितना टान है, कितना वजन को खींच सकता है, लेकिन सब तो क्या है मोटरसाइकिल सब तो चलता ही है। तो वही चीज कंप्यूटर में है, कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से सब में क्या होता है, अलग अलग होता है काम करने का। ज्यादा हैवी काम है तो मेन फ्रेम पर चल जाइए, कम है तो माइक्रो कंप्यूटर में चल जाइए। अब माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, इज आल्सो नोन एज द पर्सनल कंप्यूटर, जो हर कोई यूज कर, जो स्टूडेंट वगैरह जो लेते हैं पीसी वगैरह, तो क्या होता है उसमें माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल एंड चीप डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजाइन टू यूज बाय द एन इंडिविजुअल, यानी इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसको कोई भी व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कहीं से पढ़ के आना पड़ेगा तब कंप्यूटर चला पाइएगा, एक नॉर्मल आप चला सकते हैं, टाइप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया म्यूजिक प्ले करना, वीडियो प्ले करना हो गया, कुछ MS वर्ड में कुछ काम कर लेना, तो इतना नॉर्मल आप कर सकते हैं, हर कोई व्यक्ति इसमें कर सकता है। दीज आर द माइक्रो कंप्यूटर यूज्ड एवरीवेयर लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ठीक है। अब डॉक्टर भी प्रश्न अपना अपना रखते हैं, डेटा को या एनालिसिस करने के पढ़ने के लिए माइक्रो कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल डिवाइस। जब हम लोग कंप्यूटर जब खरीदते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होता है, बाहरी से भाग की बात करें, अंदर भाग के हम लोग पढ़ाएंगे कि अंदर में सीपीयू के अंदर कौन कौन होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, कैबिनेट बोला जाता है। जो इसको सीपीयू जो हम लोग बोलते हैं ना, जो डिब्बा होता है इसको बोला जाता है कैबिनेट, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको कैबिनेट का बैक साइड का इमेज है, इसको बोला जाता है कैबिनेट बोला जाता है। इसको बोला जाता है स्पीकर, ये क्या है, स्पीकर है। ये हो गया एक्जुअल केबल, AUX इसको बोला, एक्जुअल केबल इसको बोला जाता है, जो कि स्पीकर में कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया क्या, UPS इंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। ये हो गया क्या, राउटर, ये हो गया राउटर हो गया, इसको मोडम बोलते हैं। पहले मोडम वगैरह यूज किया जाता था, अभी भी मेरे पास मोडम है, इसमें सिम कार्ड लगाया जाता है, ठीक है। और सिम कार्ड लगा के जो भी एयरटेल का लगा, जियो लगा के आप अपना पीसी में कनेक्ट कर लीजिए। पीसी में कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट का आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया राउटर। अगर आप घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन लीजिएगा तो इंटरनेट जो कनेक्शन करने वाला आएगा भैया, वो आपको एक राउटर देगा, राउटर में अपना इंटरनेट डालेगा, इसे निकालेगा, आपको पीसी में लगा देगा, ठीक है। वायर थ्रू लगा सकते हैं या तो यहाँ से वाईफाई के थ्रू आप
अपना सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको राउटर बोला जाता है और इसको मॉडेम बोला जाता है, पर इसको अभी यूज बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं यूज होता है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा आगे राउटर स्विच वगैरह यूज किया जाता है। यूपीएस के बारे में बताएं, इसका क्या यूज है कंप्यूटर में। जब आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो आपके पास डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप है तो आपको पीसी को 15 या 30 मिनट बैकअप रखने के लिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते करते समय अगर लाइट आपके चले गया घर में तो क्या होगा, डेटा लॉसेस होगा। लॉसेस ना हो उसके लिए आपको यूपीएस लगाना होगा, ताकि जैसे लाइट जाए तो आपको सेव करने का टाइम बचे, ताकि उसको डेटा को आप सेव करके रखें। ठीक है, ये हो गया माउस हो गया। माउस का टाइप भी होता है, देखिए यहाँ पे है, इसको वायरलेस माउस बोलते हैं। इसको देखिए एक अडेप्टर होता है, इसी अडेप्टर को आप कहाँ लगा दीजिएगा, आप यहाँ पे लैपटॉप इंसर्ट कर दीजिए, बाकी इस अडेप्टर से क्या हो जाएगा, माउस कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं वायरलेस माउस, इसको वायर माउस बोलते हैं। ये सारा जो है ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस का मतलब क्या होता है, अगर माउस आपके पास होगा तो उठा के देखिए नीचे में रेड लाइट जलता होगा, तो उसको ऑप्टिकल रे निकलता है, उससे रे ही उसको कर्सर को क्या करता है, इसको जो तीर होता है जिसको बोलते हैं कर्सर, इसको बोलते हैं, इसको मूव करता है। ये हो गया गेमिंग माउस। गेमिंग माउस इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ भी बटन है, स्क्रॉल बटन है, लेफ्ट राइट तो है ही, बाकी यहाँ बटन है, यहाँ बटन है, यहाँ बटन में, इसमें मल्टीपल, गेम खेलने के लिए मल्टीपल बटन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं गेमिंग माउस। ठीक है, और जो नॉर्मल जो माउस यूज करते हैं ना, देखिए एक लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, स्क्रॉल हो गया, और स्क्रॉल के नीचे एक और बटन होता है। तो हम लोग माउस के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है, माउस का स्पेशल वीडियो रहेगा। ये हो गया मैकेनिकल माउस। इसमें देखिए एक राउंड एक बॉल होता है, ये बॉल मूव करेगा, ठीक है, फिजिकली मूव करता है तो आपको कर्सर यहाँ से मूव करेगा, तो इसको बोला जाता है मैकेनिकल माउस। इसको क्या बोला जाता है, मॉनिटर बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक मॉनिटर है। इसको क्या बोलता है, प्रिंटर हो गया। इसको क्या बोलता है, कीबोर्ड हो गया। तो ये सारा जो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी से लगाया जाता है, अंदर से नहीं, इसको बाहरी से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हो गया एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब देखते हैं केबल के बारे में। वीडियो VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक एरे होता है। इससे सिर्फ वीडियो ट्रांसफर करता है। अगर आपके पास मॉनिटर लगा हुआ है और एक CPU से आपको जो यहाँ से मॉनिटर से क्या करना है, CPU तक यहाँ से कनेक्ट करना है, यानी डिस्प्ले लेना है, तो आपको VGA केबल को कनेक्ट करना होगा, तभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखा पाएगा। VGA केबल सिर्फ क्या ट्रांसफर करता है, तो सिर्फ वीडियो ट्रांसफर करता है। इसको याद रखिएगा, सिर्फ वीडियो ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ये ऑडियो नहीं भेज सकता है। अब आते हैं हम लोग HDMI केबल की बात कर लेते हैं। HDMI केबल, HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। ये पिक्चर के लिए बहुत अच्छा क्वालिटी देता है, वीडियो क्वालिटी बेस्ट रहता है इसका। ये ऑडियो भी, यहाँ पे ऑडियो भी और प्लस वीडियो भी क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये दोनों ट्रांसफर करता है। अगर आपके मॉनिटर में स्पीकर लगल होगा और CPU से कनेक्ट कीजिएगा तो आपको एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे HDMI केबल आपको काम कर देगा, यानी ये वीडियो भी ट्रांसफर कर देगा और ऑडियो भी ट्रांसफर कर देगा, पिक्चर क्वालिटी भी बेस्ट रहेगा। पावर केबल, इस पावर केबल में आप यहाँ पे अगर मॉनिटर होगा, मॉनिटर में भी AC सप्लाई होता है। मॉनिटर में 220 वोल्ट AC लेता है। अगर डायरेक्ट आपको मॉनिटर 220 वोल्ट पर ओपन हो रहा है तो आपको इस केबल को इंसर्ट करना होगा, तभी मॉनिटर ऑन होगा। अब के डेट में क्या हो गया, मॉनिटर जो आने लगा है DC वोल्टेज, एक चार्जर होता है, चार्जर यहाँ पे AC वोल्टेज लग गया, यहाँ से पिन लगा के इसे DC को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मॉनिटर में AC डायरेक्ट लेता है तो आपको इस केबल को लगाना पड़ेगा। इस केबल को पावर केबल बोला जाता है। और CPU आपके पास होगा, ठीक है, CPU में पीछे में होता है SMP, स्विच मोड पावर सप्लाई, उसमें पावर को सप्लाई करने के AC 220 वोल्ट इनपुट देने के लिए इस पावर केबल का यूज किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे इसको बोला जाता है ईथरनेट केबल। इथरनेट केबल का यूज क्या है, इंटरनेट को ट्रांसफर करना, इंटरनेट रिसीव करना, डेटा को भेजना, सेंड करना, रिसीव करना। अगर आपके पास राउटर होगा, क्या होगा, आपके पास राउटर होगा और राउटर से आपके पास घर में राउटर लगा, राउटर से आपको सिस्टम तक अगर इंटरनेट एक्सेस करना है, RJ45 कनेक्टर इसको केबल बोलते हैं, इथरनेट केबल। आपको यहाँ से इथरनेट केबल से कनेक्ट करके आप अपना CPU तक कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका कंप्यूटर में आप इंटरनेट का एक्सेस कर पाए। इसको बोला जाता है डेटा केबल। ये कौन सा डेटा केबल है, मोबाइल का डेटा केबल नहीं है, ठीक है, ये प्रिंटर डेटा केबल है। अगर आपके पास प्रिंटर होगा, कौन सा प्रिंटर आपके पास होगा, तो प्रिंटर से CPU तक कनेक्ट करने के लिए, यानी कि प्रिंट आउट करने के लिए आपको ये जो नोड होगा, यहाँ पे नोड को यहाँ पे प्रिंटर में इंसर्ट होगा, और USB होगा, ये कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे CPU में इंसर्ट होगा। तो इसको बोला जाता है प्रिंटर डाटा केबल। आप मार्केट में लेने जाइएगा तो आपको इसको बोलिएगा प्रिंटर डाटा केबल दीजिए। इसको बोला जाता है कन्वर्टर है, ठीक है। अगर आपका देखिए यहाँ से VGA टू HDMI, इसको कन्वर्टर बोलते हैं। अगर आपके पास, ठीक है, मॉनिटर में VGA का सुविधा नहीं है,
आप नया मॉनिटर लिए हैं लेकिन आपका CPU VGA से दे रहा है और वीडियो, तो आप क्या कीजिए, कन्वर्टर लीजिए। यहाँ से क्या लग जाएगा आपको, CPU से इसमें कनेक्ट हो जाएगा VGA, और VGA जैसे कनेक्ट होगा तो क्या कर देगा, HDMI में चेंज कर देगा। जब HDMI में चेंज कर देगा तो आप मॉनिटर को HDMI से एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोला जाता है ऑडियो वीडियो। इसको ऑडियो वीडियो केबल बोला जाता है। ये हर एक ये जो एक केबल होता है, ज़्यादा करके आपके घर में DDH होगा और यहाँ पे स्मार्ट TV वगैरह कुछ भी TV लगा होगा तो DDH यहाँ से 3 वायर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तभी आप वहाँ पे आप पिक्चर और सॉन्ग को सुन पाते हैं, ठीक है, प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेड हो गया और एक हो गया व्हाइट हो गया और येलो हो गया। येलो जो हो गया वीडियो ट्रांसफर करता है, येलो क्या ट्रांसफर करता है, वीडियो। और व्हाइट हो गया लेफ्ट स्पीकर के लिए और रेड हो गया राइट स्पीकर के लिए। तो ये हो गया केबल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट केबल था, ये ज़्यादा केबल यूज होता है, उसको आप याद रखिएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ मॉनिटर। टाइप्स ऑफ मॉनिटर की बात किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मॉनिटर के भी बहुत सारे इसमें क्या होगा जनरेशन आ गया। पहला 1980 और 1990 के दशक की बात किया जाता है तो CRT मॉनिटर होता है, कैथोड रे ट्यूब था। मेरे पास ये मॉनिटर है, इसको बोला था CRT मॉनिटर। ये मॉनिटर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो ये मॉनिटर अगर कभी अभी भी बहुत लोग अभी तक यूज करते हैं, कभी देखे होंगे साइबर कैफे वगैरह में, तो यहाँ पे आया कहीं पे स्टूडियो फोटो स्टूडियो में देखे होंगे तो मॉनिटर को CRT मॉनिटर को यूज किया जाता है। इसका मॉनिटर यूज करने का अभी इसमें है कि अभी सबसे अच्छा इसमें इमेज दिखाता है और ठीक है, इसको वीडियो के लिए बहुत वेस्ट इसमें पिक्चर दिखता है इसमें, तो मॉनिटर वेस्ट था, इसको बोला जाता है CRT। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, दिक्कत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पावर ज़्यादा लेता है, ठीक है। टाइप के लिए जो रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज टू 85 हर्ट्ज होता है। इसका इंसर्ट होता है 1 मिलीसेकंड होता है रिस्पॉन्सिव टाइम, यानी कि इमेज को कलर बदलने में 1 मिलीसेकंड लगता है इसको। फिर आता है 2000 के दशक, यानी कि 2000 की बात किया जाता है, जिसमें आ गया क्या, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ गया। तो देखिए होता है LCD, आप लोगों के घर में होगा LCD है कि LED है, आपको हम बताएंगे कैसे उसको पहचान किया जाता है। और इसका जो टाइपिकली रिफ्रेश रेट होता है सिर्फ 60 हर्ट्ज होता है, लेकिन देखिए इसको CRT में कितना था, 85 था, तो इसलिए इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत बेस्ट रहता है। जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी रहेगा। रिस्पॉन्सिव टाइम की बात किया जाए तो देखिए इसमें 1 मिलीसेकंड था, इसमें 16 मिलीसेकंड है। तो सोचिए कि इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत डल दिखता है, क्योंकि LCD में बहुत डल ही दिखता है, क्योंकि अगर गेम वगैरह खेलेगा तो समझ में आ जाएगा कि पिक्चर सही से दिखा नहीं पा रहा। तो कहाँ तक स्लो हो जाता है, यानी 25 मिलीसेकंड तक चला जाता है, यानी कि इसको पावर जो है यानी कि 25 मिलीसेकंड में इमेज के कलर को चेंज कर सकता है। तो इसलिए आप जब LCD वगैरह लेने जाए तो रिफ्रेश रेट अच्छा रहे तभी खरीदें। आगे जो आगे यहाँ पे 2010 की बात किया जाता है तो LED होता है। क्या होता है LED के मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। इसका जो रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज है, यानी कि ज़्यादा रिफ्रेश रेट है तो इसका पिक्चर क्वालिटी बेस्ट रहेगा। और इसका जो रिस्पॉन्सिव टाइम है 1 मिलीसेकंड है, से कहाँ चला जाता है यहाँ पे 5 मिलीसेकंड तक इसको जा सकता है। तो इसको बहुत फास्ट है, यानी कलर को चेंज करने में बहुत फास्ट है, तो इसमें अच्छा क्वालिटी का वीडियो आपको देख पाइएगा। गेमिंग वगैरह के लिए LED ले, LED और LCD में अंतर की बात किया जाता है तो LCD में यहाँ पे इसको LCD में लाइट के लिए यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा रहता है और LED में बहुत सा पीछे में लाइट लगा रहता है, बहुत सा लाइट को खोल के देखिए। कभी अगर नहीं खोलने का मन होगा तो कभी गुस्सा आएगा तो पटक के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना लाइट होता है, ठीक है। गुस्सा आएगा तब पटकिएगा, ऐसा नहीं पटकिएगा। तो LED वगैरह बहुत से इसमें लाइट होता है, तो इसके पिक्चर क्वालिटी किसी भी एंगल से, एक चीज और बता रहे हैं, LCD में इसको सामने से पिक्चर अच्छा दिखाई पड़ेगा, लेकिन LED में क्या हो गया, आप किसी भी एंगल से देखिए पिक्चर क्वालिटी बेस्ट दिखेगा। लेकिन LCD में क्या होगा, जब एंगल चेंज कीजिएगा टेढ़ा होकर देखिएगा तो पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा नेगेटिव दिखेगा। उसके बाद आता है क्या, OLED ऑर्गन लाइट इमिटिंग होता है। इसका रिफ्रेश रेट क्या होता है 240 हर्ट्ज से 540 हर्ट्ज। अब इसका जो है OLED का मतलब होता है क्या है कि इसमें जो होता है सेल होता है, एक ऐसा सेल होता है जो क्या करता है, एक चेंजिंग अपने आप में, इसमें एक ऐसा सेल मतलब एक ऐसा सेल बना रहता है अपने आप में चेंजिंग होता है, कलर चेंज हो जाता है। इसमें एक कंडीशन ये है कि जैसे कि इसको ब्लैक दिखाना है तो लाइट यहाँ पे बंद हो जाएगा, इसको रेड दिखाना है तो रेड वही बन जाएगा, यानी कि यही सेल जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये सेल होता है, पावर ही बहुत कम लेता है। आप इसका पिक्चर क्वालिटी मत करें, देखिए यहाँ पे 240 हर्ट्ज तो 540 हर्ट्ज चला जाता है, इसका रिफ्रेश रेट कहा जाता है। तो सोचिए कि कितना फास्ट वीडियो को रिकॉर्ड के, अच्छा रिकॉर्ड को बहुत बेहतरीन में दिखा सकता है। इसको रिस्पॉन्सिव टाइम की बात करते हैं 0.03 मिलीसेकंड है, सोचिए कि कितना अच्छा ही दिखाता होगा। तो OLED थोड़ा सा बहुत महंगा मिलता है, अगर आपको नहीं है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आप अपना गूगल खोलिए और उसमें लिखिए OLED मॉनिटर, आपको समझ में आ जाएगा इसका प्राइसेस क्या है, ठीक है। साइज के अनुसार से प्राइस कम बेसी भी रह सकता है। और LED के ज़्यादा करके आप जो भी आप मॉनिटर वगैरह खरीदेगा तो कम से कम आपके बजट में, तो आज के डेट में LED बहुत बेस्ट है, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसा आपके पास है, अच्छा क्वालिटी या अच्छा वीडियो 4K से 4K वीडियो देखना चाहते हैं तो आप OLED खरीदें। तो LED हो गया, CRT हो गया, पावर ज़्यादा लेता है और इसका रिस्पॉन्सिव टाइम बिल्कुल 1 मिलीसेकंड ठीक ठाक था, लेकिन पावर ज़्यादा लेता, भारी भी था, ये बहुत भारी है ये मॉनिटर। ये भी बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल ये भी हल्का हो गया, ये भी हल्का हो गया। तो ये हो गया मॉनिटर का
टाइप्स। आता है प्रिंटर, इसको बोलते हैं ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन का मतलब क्या होता है कि ब्लैक भी प्रिंट कर सकता है और ये क्या हो गया, इसको कलर में प्रिंट कर सकता है, और इसमें स्कैन भी होता है, इसमें प्रिंट भी होता है, यानी स्कैन भी होता है और प्रिंट भी होता है, तो इसीलिए इसको ऑल इन वन बोलते हैं। इसको इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंक डलाता है, देखिए लिक्विड इंक होता है, ठीक है ना। इसमें येलो होता है, मैजेंटा होता है, सियान होता है, तो एक ब्लैक होता है, सब मिक्स। जब आप प्रिंट वगैरह कीजिएगा, उस तरह से फोटो वगैरह कीजिएगा, तो यही कलर मिक्स होकर कई कलर को जनरेट करके आपको पिक्चर क्वालिटी देता है। उसके बाद आता है इसको लेजर प्रिंटर बोला जाता है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रिंटर जो है इसमें एक कार्टिज होता है, इसमें ब्लैक पाउडर डलाता है। ठीक है, ब्लैक पाउडर में इसको बोला जाता है ड्रम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ड्रम। ये ड्रम खराब हो जाएगा, तो अगर इस प्रकार का प्रिंटर आपके घर में है और ड्रम खराब हो गया, तो आपको जो पेज में जो भी प्रिंट होगा वो लाइन वगैरह आना शुरू हो जाएगा या अच्छा क्वालिटी नहीं देगा, तो आप ड्रम को चेंज कीजिएगा। ये ड्रम ज़्यादा महंगा नहीं आता, 120 या 150 के लगभग, 200 के लगभग आता है। इसको चेंज कर दीजिएगा तो बिल्कुल आपका प्रिंटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस लेजर प्रिंटर में आपको ये ड्रम का यूज होता है। ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करता है। इसमें सिर्फ ये देखिए, इसमें सिर्फ खाली ये फोटो कॉपी नहीं, इसमें सिर्फ आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फोटो कॉपी नहीं कर सकते, इसमें फोटो कॉपी कर सकते हैं, यानी कि स्कैन होता है उसमें फोटो कॉपी भी कर सकते हैं। ये हो गया जो बड़ा प्रिंटर हो गया, ये भी एक लेजर प्रिंटर, ये बड़ा प्रिंटर है। ठीक है, जितना भी आप देखे होंगे साइबर कैफे वगैरह बड़ा, जहाँ पे प्रिंटर वगैरह, जहाँ ज़्यादा फोटो कॉपी होता है, फोटो कॉपी जो बैठाइल बड़ा बड़ा मशीन वहाँ पे होता है, तो यानी कम टाइम में ज़्यादा प्रिंट करता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। इससे प्रिंट भी होता है, स्कैन भी होता है। इसमें मल्टीपल ट्रे लगा, देखिए 1 ट्रे, 2 ट्रे, 3 ट्रे, सब में पेपर लगा रहता है। इसमें साइज भी A4 से शायद A3 तक ला इसमें प्रिंट किया जाता है, तो साइज के अनुसार से प्रिंट मार सकते हैं इसमें। तो इसमें सब में ट्रे में अलग अलग पेपर को आप फिट कर दीजिए, A3 का पेपर लगा दीजिए, A4 का पेपर लगा दीजिए, इस तरह से पेपर लगा दीजिए और प्रिंट कीजिए, इसलिए इसके मल्टीपल इस काम करता है। ठीक है, तो महंगा मिलता है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक मिलता है, और भी ज़्यादा में मिलता है। इसको बोला जाता है फ्लैक्स प्रिंटर मशीन। ये आता है कलर में आता है। ठीक है, फ्लैक्स प्रिंटर मशीन का मतलब क्या होता है, जो भी आप बैनर वगैरह प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो बैनर वगैरह प्रिंट करवाने के लिए फ्लैक्स प्रिंटर मशीन का यूज किया जाता है। इसमें भी देखिए यहाँ पे टैंक लगा रहता है, इसमें भी कलर डलाता है, लिक्विड कलर होता है, जिसको बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर, इसको भी बोल सकते हैं। फ्लैक्स प्रिंटर का मतलब ये होता है बहुत बड़ा प्रिंटर होता है। देखिए इसमें एक हेड होता है, यही यहाँ पे हेड होता है, यही हेड यहाँ से घूरता है, यहाँ से ऐसे घूर घूर के छापता है, जैसे नॉर्मल छोटा प्रिंटर से करता है वैसा ये भी करता है, ऐसे घूर के यहाँ से इस तरह से रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको जो पिक्चर को क्या करता है वो छाप देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बटन वगैरह है, इसको मैनेज करना होगा। इसमें आप USB यानी कि पेन ड्राइव लगा के प्रिंट कर सकते हैं, या इसमें आप मॉनिटर भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप सारा चीज़ इसमें फंक्शन दिया रहता है, एक तरह से एक छोटा एक मिनी कंप्यूटर भी होता है, आप इसको मैनेज पिक्चर क्वालिटी को कर सकते हैं। लैपटॉप, आप लोग जो भी लैपटॉप तो देखे होंगे, हर कोई लैपटॉप देखा है। लैपटॉप भी आप दो तरह का नहीं है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाता है तो एक हो गया मैकबुक, हो गया एक विंडोज। तभी हम विंडोज के लैपटॉप में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप और मॉनिटर, यानी कि डेस्कटॉप में ये होता है कि लैपटॉप में हर चीज़ होता है, इंक्लूडेड होता है। इसी में डिस्प्ले रहता है, इसी में कीबोर्ड रहता है, इसी में यहाँ पे माउस की जगह पे यहाँ पे टच पैड रहता है, इसी में स्पीकर रहता है, कहीं पे यहाँ पे स्पीकर हो गया, कहीं यहाँ स्पीकर हो गया। ठीक है, USB यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल आप ये भी लगा सकते हैं, स्पीकर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पावर बटन भी होता है, किसी का पावर बटन यहाँ होता है, किसी के यहाँ होता है, किसी का साइड में भी होता है। तो आपको मॉडल पे लैपटॉप मॉडल के अनुसार से पावर ऑन करने का थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट होता है, लेकिन ज़्यादा करके अक्सर यहीं पे होता है। किसी को कीबोर्ड में पावर बटन दे देता है, किसी की पैनल में होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्ले होता है, किसी का अगर ज़्यादा महंगा वाला लीजिएगा तो उसमें LED आता है, लेकिन आप ज़्यादा करके सस्ता वाला लीजिएगा तो उसमें आएगा LCD आएगा। और ये रियल में LCD रहना भी चाहिए लैपटॉप में। अगर लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि आप लैपटॉप से दूर कर रख के काम कीजिएगा, सामने ही रख के काम कीजिएगा। तो ये LCD जो है सामने में बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर दिखाता है, लेकिन LED में आप किसी भी एंगल से उसको पिक्चर को देख सकते हैं, वही पिक्चर सेम क्वालिटी दिखाता है। इसको बोलते हैं अडेप्टर, चार्जर अडेप्टर। इसको चार्जिंग करने के लिए अडेप्टर होते हैं, इसमें पावर केबल लगा दीजिए, उसको बोर्ड में लगा दीजिए आप, यहाँ से पावर लेगा और ये DC पावर सप्लाई करता है। कौन सा DC? 19 वोल्ट 19 वोल्ट से 19.5 वोल्ट या 18 वोल्ट भी तक होता है। सबका चार्जर का अलग मॉडल नंबर के अनुसार से होता है, तो आप कनेक्ट कर दिए, चार्ज लेने लगेगा। अभी हम इसको बताया तो उसको मोडेम, इसको राउटर बोलते हैं। ये हो गया डेस्कटॉप नहीं, इसको बोलेंगे ऑल इन वन PC। आज के डेट में देखिए ज़्यादा ऑफिस में आप जितना भी सरकारी दफ्तर में आप चेंज कर रहे हैं, CPU हटा रहा है, आप CPU लगा रहे हैं क्या, ऑल इन वन। इसी यानी कि मॉनिटर में ही होता है CPU लगा हो, मॉनिटर में क्या होता है, CPU लगा होता है। ऐसे में आप यहाँ से कीबोर्ड कनेक्ट कर लीजिए, माउस कनेक्ट कर लीजिए, प्रिंटर कनेक्ट कर लीजिए, स्पीकर कनेक्ट कर लीजिए। इसी को यानी कि चार्जर अडेप्टर से चलता है। ठीक है, इसमें बैटरी नहीं होता है, बस इसमें CPU इंक्लूड इसी में होता है। हॉस्पिटल डिवाइसेस के बारे में जाते हैं। डायग्नोस्टिक डिवाइस, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, बीमारी को पता लगाने के लिए एक मशीन होता है। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है खोज करना। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम को फाइंड करना। ठीक है, तो अगर आपको जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपको
चेक किया जाता है, यानी डायग्नोस्टिक किया जाता है कि आप में क्या दिक्कत है। तो इसको पहला आता है सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन मशीन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन मशीन। इसको एक्सरे का उपयोग करके शरीर के क्रॉस सेक्शन हिस्सों को देखने के लिए इसको यूज किया जाता है। कुछ कुछ ऐसा होता है जो एक्सरे मशीन वो नहीं रीड कर पाता है, तो यहाँ पे सीटी स्कैन में डाला आपको यहाँ पे लेटाया जाएगा, और उस लेटाने के बाद क्या जाएगा, यहाँ पे लेटाने के बाद ये क्या होगा, आपको स्कैन करेगा। ठीक है, स्कैन करने के बाद जो भी दिक्कत रहेगा फाइंड करके मॉनिटर पर दे देता है। इसके पास यहाँ से एक पीसी कनेक्टेड होता है, पीसी पे डेटा क्या होता है, सेव हो जाता है। उसके बाद आता है एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्कैनर। शरीर के अंदर की गहरी और साफ तस्वीर लेने के लिए इसको किया जाता है। पूरे शरीर को अच्छे ढंग से एनालिसिस करने के लिए एमआरआई मशीन का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का मशीन होता है, देख लीजिए आप लोग जाइएगा कभी हॉस्पिटल में तो समझ में आएगा कि मशीन क्या काम करता है। इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन आप लोग जाने होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव से पेट या प्रेगनेंसी की जानकारी के लिए यूज किया जाता है। प्रेगनेंसी वगैरह जो होते हैं महिलाएं वगैरह, उन बच्चों को पता लगाया जाता है बच्चा स्वस्थ है नहीं है, कुछ दिक्कत है, इस तरह से चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, अल्ट्रासाउंड मशीन। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे मॉनिटर भी लगा था, आप एक्सटर्नल मॉनिटर भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए इसी मॉनिटर दिया गया है, तो आप एक्सटर्नल मॉनिटर पे भी डेटा ले सकते हैं, डिस्प्ले देख सकते हैं। तो हो गया क्या, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया। इसको बोलते हैं एक्सरे मशीन, ये डिजिटल एक्सरे मशीन है। ठीक है, पहले जो एक्सरे मशीन था डिजिटल नहीं था, कुछ मैकेनिकल था, उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग होता था इमेज के लिए, लेकिन आज के डेट में तो एक्सरे का 2 मिनट में आपको एक्सरे का इमेज मिल जाएगा। तो ये हो गया डिजिटल एक्सरे मशीन। हड्डियों को, बोन को, टूटी है फट्टी को क्या करता है, चेक करता है। हड्डी वगैरह या फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो उसको तस्वीर लेने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एक्सरे मशीन। तो देखिए इस प्रकार से डिजिटल एक्सरे, आज के डेट में जितना हॉस्पिटल देखिएगा अपग्रेड वाला, तो इस प्रकार का आपको एक्सरे मशीन मिलेगा। अब हो गया आपको मॉनिटरिंग डिवाइसेस, पेशेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए। पेशेंट को क्या देखा, जैसे कि इसमें मरीजों का हार्ट रेट चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। ये सारा चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे इसको बोलते हैं पेशेंट मॉनिटर, इसको बोला जाता है। मरीजों को एक मॉनिटरिंग करने का एक डिवाइस होता है जिसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन को इसमें दिखाता है। ठीक है, तो डॉक्टर इस तरह से देख के इस तरह से इलाज करते हैं। फिर आगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, दिल की धड़कन और उसकी रफ्तार, हार्ट रिदम को चेक करने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि दिल की धड़कन कितने सेकंड में जो भी होता है, कितने सेकंड में कितना बार धड़क रहा है, कितना बार धड़कना चाहिए, वो हर चीज़ यहाँ पे मॉनिटरिंग को किया जाता है। आता है पल्स ऑक्सीमीटर मशीन, खून में ऑक्सीजन की मात्रा नापने के लिए, खून में कितना ऑक्सीजन की मात्रा यानी खून का प्रवाह कितने अच्छे ढंग से हो रहा है, तो इस तरह का मापने के लिए इस तरह के डिवाइसेस होता है। देखिए आप कभी कभी जाएंगे हॉस्पिटल में तो आपका उंगली में लगाया जाएगा। ठीक है, इसको ऑक्सीजन की मात्रा नापने के लिए एक छोटी सी डिवाइस उंगली पर लगाई जाती है, उसको देखिएगा इस प्रकार का डिवाइस होता है, याद रखिएगा। फिर आता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का नाम सुने होंगे, अगर मरीज खुद सांस नहीं ले पा रहा है तो वेंटिलेटर पर रखा जाता है। कभी कभी देखे होंगे ज्यादा हाइपनी हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है उस मरीज को। तो इसको सांस लेने में कोई दिक्कत होगा, ज्यादा ये इसको समस्या हो गया होगा, तो इसको वेंटिलेटर पर रखा गया। वेंटिलेटर के देखिए यहाँ पे मशीन होता है। ठीक है, इसमें सारा चीज आपको ऑक्सीजन वगैरह दिया जाता है। कहा जाता है कि मशीन, ठीक है, लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। ठीक है, यानी कि आपको हर शरीर में यानी कि ब्लड में अच्छा ढंग से क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसको बोला जाता है वेंटिलेटर मशीन। डायलिसिस मशीन, डायलिसिस मशीन का मतलब क्या होता है, किसी को किडनी वगैरह खराब है, जिन मरीजों की किडनी काम नहीं करता है तो उनके खून को साफ करने के लिए, यानी कि किडनी नहीं काम करेगा तो खून को आदान प्रदान करने में दिक्कत है, खून गंदा हो गया तो खून को साफ करने के लिए डायलिसिस मशीन का यूज किया जाता है। देखिए डायलिसिस मशीन इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, आप लोग हॉस्पिटल में कभी जाइएगा तो देखिएगा तो इसको पहचान कीजिएगा कि डायलिसिस मशीन है, तो आपको इस तरह से इमेज से पहचान कर सकते हैं। इन्फ्यूजन पंप, इन्फ्यूजन पंप का यूज क्या होता है, ठीक है, मरीज को सही मात्रा में दवा या ग्लूकोज सीधे पिंस में भेजने के लिए यूज किया जाता है, नस वगैरह में डालने के लिए दवा वगैरह उसको यूज किया जाता है, इन्फ्यूजन पंप का यूज किया जाता है। कभी कभी देखे होंगे नस द्वारा दवा को भेजा जाता है, मेडिसिन को भेजा जाता है, तो मेडिसिन को भेजने के लिए नस द्वारा कौन सा मशीन का यूज किया जाता है, इन्फ्यूजन पंप का यूज किया जाता है। डिफिब्रिलेटर, दिल का दौरा हो गया, हार्ट अटैक आ गया, पड़ने पर दिल की धड़कन को वापस नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, झटका दिया जाता है। कौन सा झटका, तो बिजली का झटका। ऐसा ना कि आप घर ही में चेक कर लीजिएगा, 220 वोल्ट लगा लीजिएगा, पता चला कि ऊपर चल गया, लेकिन बिजली का झटका देने से क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, वापस वो क्या हो जाएगा, उसका दिल का धड़कन नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट अटैक से बच जाएगा। तो इस तरह का हार्ट अटैक वगैरह पड़ने पर इसको धड़कन को वापस नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे डेफिब्रिलेटर मशीन का यूज करता है, डेफिब्रिलेटर मशीन का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आता है, इसको बताओ ओटीए में आप लोग नाम सुनेंगे, ऑपरेशन थिएटर। सर्जरी लाइट अलग होता है, सर्जरी लाइट और नॉर्मल लाइट में हम अंतर बता दें। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, देखिए इस प्रकार का यहाँ पे लाइट लगा हुआ है। इस लाइट में नॉर्मल लाइट में क्या अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा अजब ढंग का, तो इसमें शैडो बनने नहीं देता है, बिल्कुल ये परछाई बिल्कुल नहीं आने देता। हम लोग घर में जो वगैरह यूज करते हैं लाइट में तो क्या होता है कि इस तरह से मतलब
इस तरह से हाथ रखे कहीं पे जाए तो परछाई बन जाता है, तो इसे परछाई बनने नहीं देता है और डॉक्टर को बिल्कुल साफ साफ दिखता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। इसको सर्जरी लाइट बोलते हैं, स्पेशल डॉक्टरी के लिए इसको बनाया गया है। एक खास रोशनी होती है जिसमें सर्जरी के वक्त शैडो बिल्कुल परछाई नहीं बनने देती है, ताकि डॉक्टर को साफ दिखे। यह कि एडजस्टेबल बेड होता है, ठीक है, जो बेड होता है ना एडजस्टेबल होता है, बेड को ऊपर नीचे रोटेट किया जाता है, ठीक है, बेड को एडजस्टमेंट किया जाता है ऑपरेशन के अनुसार से। एडजस्टेबल बेड होता है जिसमें सर्जरी के हिसाब से ऊपर नीचे किया जाता है, टेढ़ा वगैरह किया जा सकता है। इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट, ठीक है, कॉटरी मशीन, इसका इस्तेमाल टिश्यू को खत्म करने या ब्लीडिंग खून बहने के रोकने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट है, अगर ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा खून वगैरह बहता है तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको रोकने के लिए कटरी मशीन का यूज किया जाता है, कॉटरी मशीन का यूज किया जाता है। एनेस्थीसिया मशीन, एनेस्थीसिया में से ये सबसे जरूरी मशीन है जो मरीज को बेहोशी रखने का आसान सांस लेने में, मतलब जब बेहोश वगैरह मरीज रहता है तो उसको सांस लेने में मदद करता है। कौन सा? एनेस्थीसिया मशीन को। अगर आप बेहोश हो गए और सांस लेने में दिक्कत है तो इस मशीन को लगा दिया जाएगा ताकि आपको सांस लेने में इजी हो। बाकी जो आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम चैप्टर नंबर लेसन नंबर 2 में बताएंगे क्या बेसिक टू एडवांस में रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल के इंटरनल पार्ट्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।